मैं हूं मोहम्मद रिजवान खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम लोग बात करेंगे बीए फाइनल कोटा यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम के अनुसार सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन पेपर पर। और आज हम निदर्शन पर चर्चा करते हैं। निदर्शन वास्तव में ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम अपने सामाजिक शोध में बड़े क्षेत्र में अधिक पॉपुलेशन में नमूने के माध्यम से तथ्यों का संकलन करते हैं। निदर्शन को समझने के लिए चलो इसकी एक दो परिभाषाओं को भी हम अपने अध्ययन में शामिल करते हैं। गुडे एवं हार्ट के अनुसार एक निदर्शन, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, एक विस्तृत समूह का एक लघुतर प्रतिनिधि है। मतलब यह एक बड़े समूह का छोटा सा प्रतिनिधि होता है जिसके आधार पर हम पूरे समूह के बारे में बता सकते हैं। अब इसके बाद निदर्शन के आधार, क्या क्या निदर्शन के आधार हो सकते हैं? समग्र की सजातीयता, मतलब पूरे पॉपुलेशन का एक जैसा होना। दूसरा, प्रतिनिधि चुनाव की संभावना। तीसरा, समुचित परिशुद्धता, मतलब हमें इन तीन आधारों का ध्यान भी निदर्शन के वक्त रखना चाहिए। मतलब हमें यह रखना चाहिए कि जो हमारी जो है हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, हमारा जो पूरा पॉपुलेशन है, वो एक सजातीय किस्म का होना चाहिए। प्रतिनिधि के चुनाव की वहां पर संभावना पर्याप्त होनी चाहिए और समुचित परिशुद्धता होनी चाहिए। अच्छा, प्रतिनिधि जब हम या नमूने का चयन करते हैं, प्रतिनिधि का चयन करते हैं, निदर्शन करते हैं, तो किस प्रकार का नमूना हमें चुनना चाहिए, किस प्रकार का निदर्शन किया जाना चाहिए? मतलब उसमें भी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए निदर्शन में। तो क्या होना चाहिए, उन पर बात करते हैं। तो पर्याप्त आकार होना चाहिए। मतलब अगर हमें किसी पॉपुलेशन का, किसी बहुत बड़े क्षेत्र का अध्ययन करना है और बहुत सारी इकाइयों का अध्ययन करना है, तो हमें उनमें से पर्याप्त मात्रा में आंकड़े, पर्याप्त मात्रा में नमूने चुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हमें 1 लाख इकाइयों का अध्ययन करना है, हमारे पूरे समग्र में 1 लाख इकाइयां हैं और हमने उनमें से केवल 2 इकाइयां चुन ली और हमने कहा कि नहीं, बस 2 इकाइयों के आधार पर हम पूरी 1 लाख इकाइयों का के बारे में बता सकते हैं कि नहीं, इन 2 की तरह ही सारे के सारे हैं। ये संभव नहीं है, ये सुनने में ही पता चल जाएगा। मतलब आ, बाहरी तौर पर ही जब हम इसको देखेंगे कि आंकड़े जो है वो, मतलब नमूने जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं चयन किए गए। फिर क्या होना चाहिए? अभिनीति से मुक्त होना चाहिए। मतलब अभिनीति यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम कैसे कह सकते हैं? पूर्वाग्रह। जो अध्ययन करता है या शोध करता है, वो किसी भी तरह के आग्रह से मुक्त होना चाहिए। जो पूर्व से जो उसका, उसके प्रति जो आग्रह है, उससे मुक्त होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? विश्वसनीयता होनी चाहिए। मतलब हम जो नमूना चुन रहे हैं, उससे हमें तथ्यों का जो संकलन होगा, तो मतलब उस नमूने पर हमें विश्वास होना चाहिए। फिर लचीलापन होना चाहिए, अनुभवों पर आधारित होना चाहिए और ज्ञान एवं तर्क पर आधारित होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी भी वैज्ञानिक प्रविधि का उपयोग नहीं करते हैं और हम अपनी मर्जी से कहीं से भी कोई भी नमूना उठाकर अध्ययन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये जो होगा वो शोध के उद्देश्यों को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाएगा। मतलब हमें इसको चुनते समय भी वैज्ञानिक विधियों का और वैज्ञानिक तरीकों का ध्यान रखना चाहिए, है ना? निदर्शन चुनाव के प्रमुख चरण क्या क्या हो सकते हैं? निदर्शन चुनाव के प्रमुख चरण: पहला,
समग्र का निर्धारण, सबसे पहले तो हमें ये देख लेना चाहिए कि हमारा जो समग्र है वो क्या है। दूसरा, निदर्शन की इकाई का निर्धारण, निदर्शन की कितनी मतलब क्या निदर्शन की इकाई है इसका निर्धारण कर लेना चाहिए। सपोज अगर हम स्कूलों का अध्ययन कर रहे हैं तो हम एक स्कूल, एक राज्य की स्कूलों का अध्ययन कर रहे हैं तो एक स्कूल जो है होगी वो एक इकाई होगी। लेकिन अगर स्कूलों का अध्ययन कर रहे हैं उसमें 3 प्रकार के विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और हायर सेकेंडरी स्कूल, तो हमें क्या करना होगा, ये स्पष्ट करना होगा कि हमारी एक इकाई क्या है। निदर्शन के आकार का निर्धारण करना होगा और निदर्शन सूची की रचना करनी होगी, निदर्शन पद्धति का चुनाव करना होगा। इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। निदर्शन विधि के कुछ गुण भी हैं और कुछ दोष भी हैं। भाई, निदर्शन विधि का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें जो सबसे बड़ा फायदा समझ में आता है वो ये होता है कि समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, श्रम की बचत होती है ना। और जब हम कम नमूने हमने लिए हैं तो हम उनका अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। शायद हम पूरे क्षेत्र का, ये सभी इकाइयों का इतनी तरह से अध्ययन, इतने अच्छे तरीके से अध्ययन नहीं कर पाते, इसलिए हम गहन अध्ययन कर पाते हैं। परिणामों में की शुद्धता होती है, मतलब हमने अध्ययन अच्छी तरह से किया है तो परिणामों के शुद्ध होने की संभावना बढ़ जाती है। तथ्यों की पुनर्परीक्षा, बार बार सैंपल होने, हमारे पास सैंपल मौजूद होने के बाद और आइडेंटिफाई होने के बाद हम उनकी बार बार उनको भी उनका परीक्षण कर सकते हैं। त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है, कमियों की संभावना कम हो जाती है, हमसे गलती होने की संभावना कम रहती है क्योंकि हमने निदर्शन में कुछ सैंपल को ही चुना है। और एक तरह से हम देखें, यह विधि जो है अधिक वैज्ञानिक विधि है क्योंकि इस विधि के माध्यम से हम बहुत बड़े क्षेत्र का अध्ययन भी आसानी से और सरलता के साथ वैज्ञानिक तरीके से कर सकते हैं। और इसका एक गुण यह भी है कि एक तरह से ये सामाजिक शोधों में या सामाजिक शोध जो हो रहे हैं या जो अनुसंधान हो रहे हैं या यूं कहा जाए कि जो शुद्ध विज्ञान से संबंधित भी जो अध्ययन हो रहे हैं उन सब में आजकल निदर्शन वैसे हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और अब तो बिल्कुल अनिवार्य हो गया है ना। इन सब बातों को आप थोड़ा एक बार क्या कीजिएगा, बुक में देखकर अच्छी तरह से पढ़ने का, समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिख सकते हैं, उस डाउट को उस पे भी आप पूछ सकते हैं। मुझे लगता है वो क्लियर हो जाएगा। समय प्रतिदिन की तरह मैं शाम को प्रतिदिन के सवालों का उत्तर आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। फिर है निदर्शन के प्रकार। निदर्शन कितने प्रकार का होता है? निदर्शन के लिए सबसे पहला इसका जो प्रकार है वो दैव निदर्शन है। दूसरा, उद्देश्यपूर्ण सविचार निदर्शन। तीसरा, स्तरित मिश्रित निदर्शन। चौथा, बहुस्तरीय निदर्शन। पांचवा, सुविधाजनक निदर्शन। छठवां, स्वयं निर्वाचित निदर्शन। सातवां, क्षेत्रीय निदर्शन। आठवां, अभ्यंस निदर्शन। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वो खास तौर से है दैव निदर्शन। वह निदर्शन है जिन्हें की दैव प्रणाली अथवा संयोग प्रणाली से चुना जाता है। इसमें समग्र की इकाइयों के व्यक्तिगत महत्व को समाप्त करके सभी को चुने जाने के समान अवसर प्राप्त होते हैं। सबसे खास बात ये होती है कि दैव निदर्शन के माध्यम से जब हम नमूने का चयन करते हैं, जब हम प्रतिनिधि का चयन करते हैं, जब हम शोध के लिए सैंपल का चयन करते हैं तो सभी सैंपल के चुने जाने की संभावना, सभी इकाइयों के चुने जाने की संभावना बराबर होती है। मतलब दैव निदर्शन का जब चुनाव किया जाता है तो फिर दैव निदर्शन के माध्यम से जब सैंपल का चुनाव किया जाता है तो कोई भी इकाई चुनी जा सकती है। अगर हम संभावना देखें, प्रायिकता देखें तो सबकी बराबर होती है। इसलिए ये जो है इसे इंग्लिश में रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं।
और रैंडम सैंपलिंग जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी का भी नंबर आ सकता है, तो इसलिए यह बहुत वस्तुनिष्ठ किस्म की होती है। दैव निदर्शन की परिभाषा अगर हम देखें तो गुडे एवं हार्ट ने कहा कि दैव निदर्शन में समग्र की इकाइयों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाता है कि चुनाव की प्रक्रिया उस समग्र की प्रत्येक इकाई को चुनाव की समान संभावना प्रदान करती है। मतलब जो समग्र की जो समान सभी इकाइयां होती हैं उनके पास जो चुने जाने की संभावना होती है वो समान होती है। अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं वास्तव में वो है दैव निदर्शन, वो है दैव आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है दैव निदर्शन के प्रकार। तो दैव निदर्शन के प्रकार क्या क्या हैं? पहला प्रकार है इसका लॉटरी निदर्शन, लॉटरी विधि। दूसरा प्रकार है कार्ड या टिकट निदर्शन। चौथा प्रकार है टिपेट निदर्शन। पांचवा प्रकार है ग्रिड निदर्शन। छठवां प्रकार है पांचवा प्रकार है नियमित अंकन निदर्शन। और छठवां प्रकार है अनियमित अंकन निदर्शन। यहाँ पे आ लिखना शायद मैं भूल गया, अनियमित अंकन निदर्शन, है ना। तो एक एक से हम चर्चा करते हैं कि लॉटरी निदर्शन क्या है। लॉटरी निदर्शन जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम लॉटरी निदर्शन पद्धति से निदर्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार सभी इकाइयों की पर्चियां बनाकर उनमें से एक निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा उसकी आंखें बंद करवा देते हैं और उनमें से उससे कहा जाता है कि आप इनमें से पर्चियां उठा लो। जितनी इकाइयां सम्मिलित करनी होती हैं या लेनी होती हैं उतनी पर्चियां हम निकलवा लेते हैं। और ये जो पर्चियां निकलती हैं इसमें जिन इकाइयों के नाम या जिन जो इकाइयां निकलती हैं वो हमारे लिए हमारे शोध के लिए नमूने का कार्य करती है। हाँ, इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिन पर्चियों को चुने जाने से पहले जिस भी पात्र में या बर्तन में रखा जाए उसे अच्छी तरह से हिला लिया जाए और आपस में एक साथ मिला लिया जाए ताकि निष्पक्षता के साथ पर्चियां निकलें। ठीक है। अब दूसरा जो इसमें मेथड है वो है कार्ड एवं टिकट पद्धति। इसमें एक एक इकाई को एक जैसा सेम रंग का कार्ड दे दिया जाता है और यानी दे दिए जाते हैं या नंबर दे दिया जाता है या कोई प्रतीक भी दे दिया जाता है। कई बार कई कुछ निशान दे दिए जाते हैं, है ना। उन सबको मिलाकर एक गोल ड्रम में भर दिया जाता है और उसके बाद एक कार्ड रेंडमली अनायास ही निकाल लिया जाता है। फिर ड्रम को 50 बार तेजी से घुमाया जाता है। इस तरह करके और नमूनों का भी सेम विधि से चयन किया जाता है। ये जो पद्धति होती है ये कार्ड या टिकट निदर्शन पद्धति कहलाती है, विधि कहलाती है, ये निदर्शन कहलाता है और इसमें भी सभी लोगों की चुने जाने की संभावना बराबर होती है। फिर है इसके बाद टीपेट विधि। टीपेट विधि क्या है भाई? इसमें 4 अंकों वाली संख्याओं की एक सूची अनेक देशों की जनसंख्या की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की और उन संख्याओं को बिना किसी क्रम में कई पृष्ठों पर लिख दिया। इसमें से इसमें से बुक के पृष्ठों को खोल खोल कर फिर नमूनों का चयन किया जाता है। यह विधि जो है वो टीपेट विधि कहलाती है। ठीक है। अब अगर जैसे अपनी भौतिक कक्षाएं होंगी तो अपन इसको करके देखेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है। फिर है इसके बाद ग्रिड पद्धति। अब ग्रिड पद्धति का उपयोग कहाँ किया जाता है? जब हमारा अध्ययन का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और भूमि के क्षेत्र के अनुसार यदि हम अध्ययन करते हैं या अध्ययन क्षेत्र का चुनाव करते हैं, किसी भूभाग में बड़े भूभाग में से मतलब छोटे भूभाग का चयन करना होता है या नमूने वाले भूभाग का चयन करना होता है, तो हम उन छोटे छोटे भूभागों को जो चुनते हैं जहां से हमें नमूना लेना है तो उसे हम कहते हैं ग्रिड निदर्शन विधि। ठीक है। इसके बाद है नियमित अंकन निदर्शन।
नियमित अंकन निदर्शन का मतलब ये होता है कि हम समग्र की सारी इकाइयों को एक नियमित क्रम में नंबर प्रदान कर देते हैं और उनको एक क्रम से व्यवस्थित कर देते हैं और फिर उसमें से रैंडमली एक एक करके या समूह में इकाइयों का चयन करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है अगला अनियमित अंकन निदर्शन। अनियमित अंकन निदर्शन जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हम जो नंबर देते हैं वो अनियमित होता है, अनियमित होता है। और अनियमित अंकन निदर्शन में से और जब समग्र में से हमें इकाइयों का चयन करना होता है तो हम अनियमित अंकन क्योंकि हम लोगों ने किया है तो हम एक क्रमबद्ध तरीके से उनमें से इकाइयों का चयन कर लेते हैं और चयन करने के पश्चात उनसे हम अपने नमूने प्राप्त करते हैं या वो ही हमारे नमूनों का काम करते हैं और इस प्रकार हम शोध का कार्य करते हैं। अच्छा, इनको करके देखने में और मजा आएगा जैसे ही भौतिक रूप से हम लोग अपनी कक्षाओं में जमा होते हैं, एकत्र होते हैं और हम सब प्रार्थना करते हैं कि ये कोरोना महामारी जल्दी से जल्दी हमारे बीच से चली जाए और उसके बाद हम लोग इसको करके देखेंगे। यकीनन ये जितना पढ़ने में अच्छा लग रहा है उससे ज्यादा बेहतर हमें करने में लगेगा। ठीक है, इसके बाद देव निदर्शन को हमने आज पढ़ लिया और निदर्शन के विभिन्न प्रकार को हम आगे स्लाइड में पढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।